गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अम्ल, क्षारक व लवण की परिभाषा डिस्कस की थी और अम्ल क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएं डिस्कस की थी। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारक की सक्रियताएं। इसे अम्ल क्षारक की प्रबलता भी कहते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये इंडिकेटर या सूचक क्या होता है बच्चों? ये सार्वभौमिक इंडिकेटर अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अब हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल होता है। पीएच स्केल में ये जो स्मॉल p है, ये एक जर्मन शब्द पुसान से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शक्ति। यदि किसी विलयन का pH 7 आता है, इसका अर्थ है कि वह विलयन उदासीन है। यदि किसी विलयन का pH 7 से कम आता है, यानी कि वह विलयन अम्लीय है। किसी विलयन का pH 7 से अधिक है, यानी कि यह विलयन क्षारीय है। यह pH स्केल किसी भी विलयन में 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हम कुछ अम्लों की सक्रियता के बारे में देखते हैं। तो सपोज बच्चों, यहाँ पे हमने अम्ल लिए हैं CH3COH जो कि एसिडिक अम्ल है और ये कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 है। इन अम्लों में ये कैसे अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल हैं। इन अम्लों में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? कम होती है। और इधर मैंने बनाए हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में कौन कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इन अम्लों में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता या मात्रा होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। इसी प्रकार से दुर्बल क्षार जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल आयनों की जो सांद्रता या मात्रा होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। और प्रबल क्षार यानी कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि COH होल ट्वाइस में OH आयन की जो सांद्रता या मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 से 14 के बीच pH स्केल दिया हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी विलयन में pH यदि क्या होगा? 7 होगा, तो यानी कि वो विलयन कैसा है? उदासीन है। 7 से कम है, यानी कि 0 से 7 के बीच में यदि किसी विलयन का pH है तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और pH 7 से अधिक होने पर उसकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने का मतलब है कि उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी होना, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होना। और इधर यदि क्या है? 7 से कम pH होता है किसी विलयन का, तो वहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में यहाँ पे क्या होगी? कमी होगी। अब हम दैनिक जीवन में pH के महत्व पर हम कुछ चर्चा करते हैं। तो pH का बच्चों हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा शरीर एक पर्टिकुलर pH रेंज में ही कार्य करता है, यानी कि यदि हमारे शरीर का pH 7 से कम हो जाए तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? बीमार होने लगेगा। या 7.5 से pH यदि क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे शरीर के लिए क्या है? ये हानिकारक है। इसी प्रकार से जैसे वर्षा के जल का pH मान होता है, यदि ये 5.6 से कम हो जाएगा तो वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये जो गैसें होती हैं, जब किसी आर्द्र वायुमंडल के संपर्क में आती हैं तो वहाँ पे उपस्थित जलवाष्प से मिलकर क्या बनाती हैं? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये बारिश के साथ में हमारे एटमॉस्फेयर में भूमि पर आ जाते हैं और क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मिट्टी का pH, यानी कि किसी पौधे की अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट pH प्राश की आवश्यकता होती है। हमारे पाचन तंत्र का pH, सबको पता है कि हमारे ह्यूमन बीइंग के आमाशय में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उत्पन्न होता है, जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। और कभी कभी क्या होता है कि यदि एक लिमिट से ज़्यादा यदि एसिड हमारी बॉडी से
उत्पन्न हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि जनरली हमें क्या हो गई है, एसिडिटी हो गई है, और उससे हमारे पेट में दर्द और जलन का फील होती है। तो इस एसिडिटी से मुक्त होने के लिए एंटासिड्स मेडिसिन होती हैं, वो क्षारक होते हैं, और इनको यूज़ करके किसी भी मनुष्य में एसिडिटी से निजात पाया जा सकता है। ये एंटासिड्स क्या होती हैं, जनरली ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, यानी कि क्षारक नेचर का है। हमारी बॉडी में एसिड उत्पन्न हो रहा है, तो जब हम क्षारक को यूज करेंगे बॉडी के अंदर तो वो एसिड्स के प्रभाव को यूटिलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, और हमें दर्द से निजात मिल जाएगी। इसी प्रकार से पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांतों में यदि हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ होना हो जाता है। मीन्स 5.5 से कम होने का मतलब है कि पीएच कैसा हो जाए, एसिडिक हो जाए। तो हमारे दांतों में जो इनेमल एक हार्ड कवच होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो हमारे मुंह का जो पीएच का मान है वो 5.5 से अधिक होना चाहिए। यदि इससे कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारे मुंह कैसा हो जाएगा, संचारित हो जाएगा। मीन्स मुंह में कैसे संचारित, मुंह संचारित का मतलब है कि हमारे दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। तभी तो इनसे बचने के लिए हम दांतों पर क्या यूज करते हैं, कैसा दंत मंजन यूज करते हैं, क्षारकीय, उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, अम्ल की आधिक्य की मात्रा को उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। लास्ट यूज है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जनरली देखते हैं बच्चों कि यदि किसी मधुमक्खी को किसी ने काट लिया है तो मधुमक्खी का डंक क्या करता है, एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जनरली दर्द और जलन का फील होता है। और उस डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि मेथनोइक अम्ल होता है डंक में, और जिसके कारण क्या होता है, हमें दर्द फील होता है। तो यदि उस डंक पर क्या कर दें, जनरली कोई बेसिक चीज लगा दें, बेसिक का मतलब है बेकिंग सोडा यहाँ पर यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो जनरली बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल वहाँ पर लगाने पर क्या हो जाएगा, हमें जल्दी से वहाँ पर दर्द का अनुभव हो जाता है। या कभी कभार इसका इलाज एक चीज़ ये भी है कि डंक वाले स्थान पर जो डॉग पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को रगड़ कर भी हम इस दर्द से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट है लवणों का पीएच। अब हम लवणों के पीएच में देखेंगे कि यदि सपोज हम ले रहे हैं प्रबल अम्ल और उसकी क्रिया करा रहे हैं किसी प्रबल क्षार से, सपोज HCl प्रबल अम्ल है और NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, इनकी यदि हम क्रिया कराएंगे तो ऑब्वियस है अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, और लवण कैसा होगा, उदासीन होगा। तो इस उदासीन लवण का पीएच ऑब्वियस है कितना होगा, 7 होगा। इसी प्रकार से कोई प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार से क्रिया करके लवण कैसा होगा, अम्लीय नेचर में होगा। ये देखिए HCl लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक लिया है, और कैसा लवण बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि अम्लीय लवण है, क्योंकि अम्ल कैसा है, प्रबल है। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो लवण प्राप्त होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। इसी प्रकार से प्रबल क्षारक यानी कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी क्रिया दुर्बल अम्ल से कराने पर यानी कि एसिटिक एसिड से कराने पर जो रिजल्टेंट हमें लवण प्राप्त होता है सोडियम एसिटेट, उसका नेचर कैसा होगा, क्षारीय, क्योंकि क्षारक कैसे लिया हमने, प्रबल लिया है। तो जो रिजल्टेंट लवण मिलता है हमें वो क्षारकीय होता है और इसके पीएच का मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साधारण नमक से कौन कौन से केमिकल या इंपॉर्टेंट या एप्लीकेबल कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। इसमें 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा है विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड, तीसरा है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है धोने का सोडा जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट साधारण नमक से जो फर्स्ट हमें जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स प्राप्त होता है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH। NaOH हमें कैसे प्राप्त होता है, जनरली हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl लिया, उसके जलीय विलयन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत प्रभावित करने पर यह क्या हो जाता है, डिसोसिएट यानी कि वियोजित हो जाता है, और क्या होता है हमें प्राप्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस यहाँ से उत्सर्जित हो जाती है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से
उत्सर्जित हो जाती है। तो इसकी फॉर्मूला है 2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2 + H2। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस निकल रही है, ये देखिए, और क्षार का निर्माण हो रहा है, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पर उत्सर्जित होती है और हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पर उत्सर्जित होती है, और NaOH भी कैथोड में ही हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या हैं। तो उपयोग क्या क्या हैं? NaOH का उपयोग, जनरली NaOH में क्या उत्सर्जित हो रही है? हाइड्रोजन, तो उसका उपयोग हम ईंधन में करते हैं। क्लोरीन गैस का जनरली हम यूज करते हैं जल की स्वच्छता में, पॉलीविनाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के भी बनाने में भी यूज करते हैं। HCl का प्रयोग करते हैं इस्पात की सफाई और औषधियों में, और जो हमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है उसका उपयोग करते हैं धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन डिटर्जेंट बनाने में। अच्छा बच्चों, जनरली जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हायर फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम लवण होते हैं, तो इनको बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कागज बनाने के में इसका प्रयोग होता है, ऑयल को साफ करने में और कीटनाशक पदार्थों के निर्माण में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से Cl2 और NaOH के मिश्रण को हम विरंजक चूर्ण को बनाने में भी यूज करते हैं। विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ होता है? किसी वस्त्र और घरेलू में जो कपड़े होते हैं उनको रंगने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को कहते हैं CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीड डाई क्लोराइड। ये विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है? हम क्या लेते हैं? शुष्क बुझावा चूना, जिसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो हम क्या करते हैं? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, जिससे हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग देखो कहाँ कहाँ है? वस्त्र उद्योग में कौन कौन से वस्त्र हुए? जैसे सूती और जो लिनन कपड़े होते हैं, इनके विरंजन में जनरली हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कागज की फैक्ट्री में, जैसे जो लकड़ी का जो पल्प होता है सेंटर पोर्शन, उसके विरंजन के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। थर्ड है रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि एक उपचायक के रूप में हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। थर्ड है बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जिसका सूत्र है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बनाते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं, इसका विलयन, और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनके आपस की क्रिया से हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट नेचर में कैसा होता है बच्चों? दुर्बल यानी कि माइल्ड सॉफ्ट होता है ये, और असंचारक क्षारक यानी कि नॉन कोरोसिव यानी कि आराम से बहुत दिनों तक चलने वाला पदार्थ है। बेकिंग सोडा जब हम खाना पकाते हैं तो जनरली गर्म होने पर इसमें क्या क्रिया होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यहाँ पर क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से एक गैस उत्सर्जित होती है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? जो खाने वाला सोडा है इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। और बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड के आपस में अभिक्रिया करने से इन दोनों को हम मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है। दूसरा उपयोग है कि बच्चों जब हम बेकिंग सोडा को यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। और जनरली जब हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो उस समय कैसा दिखता है हमें? जो ब्रेड होती है वो कैसे होती है? मुलायम हो जाती है। तो मुलायम क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो पाव रोटी या केक में जो खमीर उठता है उससे ये मुलायम और स्पंजी हो जाता है। तो कोई भी ब्रेड यदि मुलायम हो रहा है तो किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के कारण होता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग एंटी एसिड्स के रूप में भी किया जाता है। किसी को यदि एसिडिटी हो जाए तो उसको रोकने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल उसको पिलाकर दे सकते हैं। इसके अलावा घोल पिलाने का मतलब बच्चों जैसे हम लोग एसिडिटी यदि किसी को हो गई है तो इनो पाउडर देते हैं, इनो का सोल्यूशन देते हैं, तो यानी कि इनो में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का ही क्या होता है? कंपाउंड होता है। नेक्स्ट उपयोग है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग
अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक का अर्थ है कि आग बुझाने के लिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है इसका यूज़ हम करते हैं आग बुझाने में। नेक्स्ट है धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। 10 को हम कहते हैं डेका, और डेका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको हम कहते हैं डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने का सोडा हमें कैसे प्राप्त होता है, हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराते हैं। जल कितने लेते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स जल की क्रिया से हमें प्राप्त होता है धोने का सोडा। और यह कैसा लवण है, क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं हम इसे पहले देख लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि को कहते हैं हम सॉल्वे विधि। तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे ब्राइन, सोडियम क्लोराइड, उसकी क्रिया कराते हैं हम अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर तब हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट की जल से पुनः क्रिया कराने पर तब प्राप्त होता है हमें धोने का सोडा। नेक्स्ट है इसका उपयोग। तो धोने के सोडे का उपयोग कर सकते हैं हम कांच, साबुन और कागज बनाने में। इसके अलावा बोरेक्स के उत्पादन में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, यानी कि धोने के सोडे का उपयोग होता है। और बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O5OH4.8H2O। इसके अलावा धोने के सोडे का नेक्स्ट प्रयोग हम करते हैं घरों में साफ सफाई के लिए। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने का सोडे का उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं, तो इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, धोने का सोडे को कठोर जल के साथ मिला देते हैं, जिसके बाद हमें सॉफ्ट वाटर प्राप्त होता है, यानी कि हमारे जल में जो कठोरता होती है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O। इसको हम कहते हैं CaSO4 12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको शॉर्ट में POP भी कहते हैं। कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम क्या करता है, कुछ जल के अणुओं का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 12H2O। 2H2O में से हाफ H2O यहाँ चले गए, कितने बच गए, 1.5 H2O, तो 1.5 H2O ये यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, और हमें प्राप्त होता है POP, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है, इसको जल के साथ दोबारा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, जिसका दोबारा से वही रिएक्शन हो गई बैकवर्ड। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है। इसका उपयोग जनरली जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा खिलौने बनाने या सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, और सतह को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टलन का जल। हमने अभी देखा कि जैसे हम कोई भी लवण देख रहे हैं तो लवण के साथ में कुछ जल के अणु साथ में क्या है, ऐड हैं। जैसे हमने अभी तक यहाँ पे देखा धोने का सोडा में क्या है, .10H2O है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हाफ H2O है। इसी प्रकार से क्रिस्टलन का जल क्या होता है कि किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए CaSO4.5H2O, जिसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं या नीला थोता कहते हैं, इसमें क्रिस्टलन के कितने अणु हैं, 5 अणु हैं। और सेकंड एग्जांपल है वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडा अभी जो हमने पढ़ा धोने का सोडा, Na2CO3.10H2O में कितने हैं जल के अणु, 10। इसी प्रकार से जिप्सम CaSO4.2H2O, इसमें जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो ये जो भी इस लवण के साथ में जो जल के अणु होते हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टलन के अणु या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इनके हम उपयोग देख लेते हैं। नीला थोता होता है CaSO4.5H2O, इसका उपयोग हम विद्युत बैटरी में करते हैं, वस्त्रों को रंगने में किया जाता है, लकड़ी के परिक्षेपण में करते हैं, और कवकनाशी के रूप में भी नीले थोते का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हम जिप्सम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जिप्सम में जनरली 23.3% कैल्शियम होता है और 18.5% सल्फर होता है। तो जिप्सम का उपयोग जनरली किसान यदि खेत में कैल्शियम और सल्फर की कमी हो रही है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसान खेत में जिप्सम का यूज़ करता है। इसके अलावा फल संरक्षण में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK या कैल्शियम सल्फर की वृद्धि के लिए भी किसान इनका प्रयोग करता है। फसलों में जड़ों की सामान्य वृद्धि और विकास में सहायता के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों को मृदा के क्ले कणों से बांधता है जिप्सम, जिससे कि मृदा कणों में स्थिरता बनी रहती है। तो बच्चों ये था एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का सेकंड चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।